Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. At the stock markets, key indices climb more than 2.5%. Sensex closes above the 54,300 mark. Nifty settles above the 16,250 level. Rupee appreciates 26 paisa against the dollar. WPI inflation jumps to 15.08% in April, and Brent crude prices hover around $114 per barrel. शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक 2.5% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स 54,300 के ऊपर और निफ्टी 16,250 के ऊपर हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की तेजी आई। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $114 प्रति बैरल के आसपास रही। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज 2.5% से अधिक के उछाल में रहे। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मजबूत रहे। सेंसेक्स 54,300 के ऊपर और निफ्टी 16,250 के ऊपर बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.54% की वृद्धि से 1,345 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 54,318 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.63% की तेजी से 417 अंकों की भारी वृद्धि दर्ज करता हुआ 16,259 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.51% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.78% का उछाल दर्ज हुआ। The Sensex and the Nifty today gained more than 2.5%. Both indices rose amid positive global cues. The Sensex closed above 54,300 points, while the Nifty ended above the 16,250 level. The Sensex climbed 1,345 points, or 2.54%, to finish at 54,318, while the Nifty surged 417 points, or 2.63%, to settle at 16,259. In the broader market at the BSE, the mid-cap gained 2.51% and the small-cap index ended 2.78% up. In the Sensex pack, shares of all 30 companies gained. Tata Steel was a top gainer as it added 7.6%, followed by Reliance, which gained 4.3%. ITC climbed 4.1%, Wipro and ICICI Bank both surged 4% each. In sectoral indices, all sectors logged gains. Metal sector surged 7.6% and basic material gained 4.2%. Energy added 4.1%, while oil and gas rose 3.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,607 companies gained, while 737 fell. Shares of 118 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 77 रुपये 57 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.76% की गिरावट से 103.4 पर था। उदयन, 6 दिन गिरावट के बाद हमने देखा कल से इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी हुई। 180 अंक बढ़ा सेंसेक्स और आज तो 1,345 अंकों की बढ़त हमने देखी है। बेस्ट सिंगल डे गेन इन 3 मंथ्स। क्या मानते हैं, पर इतना ब्रॉड बेस्ड हमने जो एक उछाल देखा है बाजार में, उसके पीछे आप किन कारणों को प्रमुख मानते हैं और कितनी स्थायी हो सकती है ये कोर्स करेक्शन? ये एक रिलीफ रैली बोला जाए। सांस लिया और दोबारा जो फियर या आशंकाएं थी उसका जो दौर चल रहा था, जिनके बारे सेशंस के बारे में बात की, वहां पे एक पॉज आया, एक विराम आया और रिलीफ में आगे बढ़ा। और आप अगर देखेंगे तो कमोडिटी स्टॉक्स आज उनकी
काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट मेटल 7% जी, तो वो एक रिस्क ऑन बिहेवियर या रिलीफ रैली बिहेवियर की तरफ इंडिकेट करता है। और काफी कुछ चीन से जो खबर आई है, स्पेशली शंघाई में जो लॉकडाउन के बारे में कि 3 दिन तक वहां पे कोई केस नहीं हुआ, उससे उम्मीदें जगी हैं कि वहां पे जो आर्थिक जो एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे बहाल होंगी। वहां पे खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है, एक न्यूज रिपोर्ट ने बताया कि वहां पे एक भी गाड़ी नहीं बिकी 1 महीने में शंघाई में। तो ऐसी चीजें हुई हैं। तो वहां पे एक जो असर आया था, जो कल आंकड़े आए थे, तो उसके विपरीत वो उम्मीद जगी है। और उस रिलीफ की वजह से आप पा रहे हैं कि एक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आपने आज मूवमेंट देखा है। जबकि आज ये आपने एशियाई बाजार और यूरोपीय बाजार में सकारात्मक मूव्स देखे होंगे। पर आज जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जो निवेशक है ग्लोबली, वो जेरोम पावेल और क्रिस्टीन लगार्ड ये कुछ स्पीचेस देने वाले हैं। ऑल्सो आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड के डेप्यूटी जो हैं वो भी एक स्पीच देंगे। तो वहां से वो काफी हद तक विश्लेषण करके निकालेंगे कि इन सेंट्रल बैंक्स का रुख किस तरफ होगा, वो क्या सोच रहे हैं, और किस जो रेट हाइक्स रेट को इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को बढ़ाने के बारे में बातचीत हो रही है, जो पीछे हुआ है, वो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि ये बाकी सेंट्रल बैंक्स को भी influence Udayan, of course, like we just said, 2 days of rally after the last week. It's definitely good news coming out from the markets. But, the basic factors which were affecting the market, which affected the market last week, be it the geopolitical situation, be it the runaway inflation or the supply chain disruptions, those factors are still there, very much there. So given that fact, how much, is there a need to be to continue to be cautious in the coming days? Oh, absolutely. It's going to be volatile. There's no doubt. If you see, almost all the markets are really volatile, and they're swinging. Gyrations are happening. So those problems are going to be there, and they're not going to go anywhere from whatever we see now. So, for instance, the conflict in Europe, especially, basically we're talking about Ukraine and Russia, then the inflation which is across the world that's going on, basically because of disruption that have happened out there, food and other commodities, and also from China, where they form parts of important value chains. For instance, we are facing an unprecedented heat wave, yes. And air conditioner parts, a lot of them come from China for us. So there are going to be challenges as we go along, and unfortunately, governments across the globe have no option but to control the inflation that's arising. They have no other means but to try and cool down the demand a little bit. So that's why interest rates are being moved up, gradually scaled up, because you are not being able to do anything about the supply. So the only way you can manage the situation is to smoothen down the demand a little bit, because it just went up as a lockdown. Those restrictions got lifted. कि मार्केट्स इसको जो मॉनेटरी टाइटनिंग है, शायद उसको भी अब ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, देखते हुए जो भी इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं। वो सवाल ये है कि कितना वो प्राइस इन कर रहे हैं। जी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कई लोगों का कहना है कि इतना तो कर ही चुके हैं, इतना रहता है। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन और उससे इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की वजह से जो टाइटनिंग होगी, ब्याज दर बढ़ाए जाएंगे, उससे तो जाहिर है आपकी आर्थिक एक्टिविटीज जो हैं, गतिविधियों पर असर तो पड़ेगा। मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लेना चाहते हैं, या आप एग्जिस्टिंग डेट को सर्विस करना चाहते हैं, सब में तो एक वृद्धि हो रही है और वो कॉस्ट पास ऑन हो रहा है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो एक पास ऑन हो रहा है, तो उसमें एक स्लोनेस तो आएगी। तो सवाल यह है कि वो कितना, इसलिए सारी नजरें सेंट्रल बैंक्स की तरफ टिकी हुई हैं। बट एक चीज है कि वैल्यूएशंस जो है
वो क्या कहेंगे हम कि अभी फेयर है वैल्यूएशंस? बिकॉज कहा जा रहा था पीछे कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है सेंसेक्स, निफ्टी, जो स्टॉक मार्केट्स हैं ओवरहीटेड, एब्सोल्युटली। तो अभी जो सेलिंग हुई है, जो करेक्शन हुई है, इसको आपको लगता है कि वैल्यूएशंस फेयर है एंड मे बी इट इज टाइम टू एक्सपैंड पोर्टफोलियो इन सर्टन सेक्टर्स या एटलीस्ट स्टे इन्वेस्टेड? क्या कहेंगे आप? क्या इन्वेस्टर्स के लिए आपकी ब्रॉड एडवाइस होगी? हर मार्केट में आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जिसे ट्रेडिशनली डिफेंसिव बोला जाता था, वहां पे वो चले गए काफी। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, जहां पे एक करेक्शन सा हुआ है क्योंकि वहां पे पैंडेमिक रिलेटेड एक बूम सा आया था, वैल्यूएशन ऊपर गए थे। तो एफएमसीजी की तरफ है, जबकि एफएमसीजी में असर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन का असर हर जगह पड़ेगा, पर आप क्या चाय के साथ बिस्किट नहीं खाएंगे? क्या आप लोग दाढ़ी बनाना बंद कर देंगे? तो ये कुछ बातें हैं। हमारे देश में इन्फेक्शन तो होती रहेंगी क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो कुछ चीजें हैं जिनकी कंजम्पशन एकदम से बढ़ेंगी नहीं। मतलब कल को आप डबल एंटीबायोटिक लेंगे नहीं। तो वो एक स्टेडीनेस होता है जो कि वो ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ वहां पे जा रहे। तो जहां तक अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो बनती रहेगी और पॉकेट्स होंगी, पर जैसे ज्वार भाटा, मतलब हाई टाइड में लिफ्ट्स ऑल बोट्स, कि आप कहीं पे भी पैसे लगा लेते और सोने चले जाते घोड़े बेच के, और फिर कुछ दिनों बाद उठते और फिर पाते कि स्टॉक बढ़ गया है। वो वैसा चीज नहीं होने वाला, क्योंकि रिस्क रिप्राइस हो रहा है। क्योंकि जितना जितना आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फिर उसमें जो रिस्क, जो एक डिसर्निंग, जो डिफरेंशिएशन आपको करना है इक्विटी मार्केट्स में, इज अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, वो डिसर्नमेंट नहीं हो रहा था। अब जो है वहां पे आप देखेंगे ये सेक्टर कितना है, आगे जाके अर्निंग्स होगी कि नहीं। जो फंडामेंटल की तरफ लोग देखा और नॉर्मल सिचुएशन में देखते, वो हो सकता अब वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट पॉइंट ये है कि जब हमारे ग्लोबली अगर आप देखें तो जो लिक्विडिटी, जो तरलता, जो करेंसी पंप की गई थी, वो 2019 किया उसके देयर अबाउट्स के हिसाब से 40% पंप हुई। तो अगर एक टब में 10 लीटर पानी था तो उसमें फिर 14 लीटर हो गया, मतलब 40% बढ़ा। अभी जो पीछे करेक्शन हुआ है उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्लोबली उसमें तकरीबन 20-22% के आसपास हुआ है। तो क्या सब जगह फेयर वैल्यू हुआ है? ये तो इंडिविजुअल आप जिस तरीके से मार्केट को डाइस करेंगे, स्टॉक वाइज, स्टॉक के हिसाब से करेंगे, सेक्टर के हिसाब से करेंगे, वो विश्लेषण करके आपको पता चलेगा। और वो उसको आप अलग अलग एसेट्स जैसे डेट या दूसरे उसके साथ कंपेयर करेंगे, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन, वो दूसरे मार्केट्स के साथ कंपेयर करेंगे। Coming to the value of the rupee, Udayan, we saw that today again the rupee has been, it has already touched a record low against the US dollar. But still, given the fact that India is at the moment, the forex exchange reserves are comfortably, so do you think there is too much to worry about the falling rupee? Well, see, I mean that's a personal opinion. People like me will not mind any movement downwards or upwards if it is gradual. Where the problem comes is if it suddenly starts falling. Free fall. Because the finance manager, the CFO cannot plan. I mean, they can do it, but if suddenly things move left, right, center, then all your well-laid plans go out of the window. So it's always very difficult to suddenly plug in a wild movement that's happening, which is suddenly creating problems for you. So therefore, these problems will not happen to well-managed firms, large companies. So a Sensex 30 company, I will not visualize problems. But a mid-sized company, somewhere in the middle segment or a slightly smaller size, will there be an issue? There could be issues because they are already on the edge, or maybe they didn't plan it well. So they might certainly find some issues out there. So definitely short-term challenges हैं. In fact, globally face कर रही हैं सभी countries इन challenges को. But जो long-term growth story की बात होती है India की, because हमारी population की वजह से young population and we are a developing country, growth का जो हमारा इतना trajectory है, उसको देखते हुए अगर हम results को देखें तो PSU banks overall 81% net profit post हुआ है पिछले quarter में, March quarter में. So आपको
लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी क्या भारत की इंटैक्ट है, और अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी इट मेक सेंस कि आप एसआईपी में बने रहें अपने, मतलब आप रिटेल इन्वेस्टर्स के? जी। बिल्कुल, वो तो है ही। अगर आप देखें, अगर अभी भी अगर जो आप रिवीजन हो रहा है इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक वृद्धि का रिवीजन जो हो रहा है, डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, उसमें भी हम 7% से ऊपर ही आंका जा रहा है जी। अब नेक्स्ट बेस्ट कौन से कंट्रीज हैं जो बड़े हैं? बड़े तो हैं ही नहीं। हमारी लार्ज साइज्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत शायद सबसे आगे होगा। और एशिया में हमारी तुलना में कौन आता है? फिलीपींस, जहां पे 6% है। तो दोनों की तुलना तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो लार्ज साइज कंपनीज, लार्ज साइज कंट्रीज में भारत अग्रणीय रहेगा। और पर सोनू, ये बात बताने लायक है, हमारे चैलेंज, हमारे पॉपुलेशन, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा है, हम इससे संतुष्ट हो तो सकते नहीं है, और हमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। पर हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारे एम्बिशंस हैं, उसके जरूर आड़े आएगा ये जो हालात के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन बोल लीजिए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बोल लीजिए, रादर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट बोल लीजिए, सप्लाई चेन के इश्यूज जो हैं, ये जरूर हमारे सामने इरिटेंट बन के आएंगे। और जो हम करना चाहते हैं, हम याद रखें कि हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जहां पे काफी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों की डिसरप्ट हो गई थी। अब सब तो घर से काम नहीं कर सकते, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, तो हमें उन तबकों के बारे में ख्याल रखना है जो आपके रूरल एरियाज में, देहात में, वहां पे इनकम को बढ़ाने की चेष्टा करनी है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें, जहां पे हमें देखना पड़ेगा। चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चीन द्वारा टेक कंपनियों और कोविड-19 के खिलाफ अपने कदमों में संभावित नरमी से जुड़े आशावाद के चलते एशियाई बाजारों की अगुवाई में आज वैश्विक बाजार तेजी में रहे। हालांकि निवेशकों में विश्व भर में बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रति चिंता बनी रही। हांगकांग का हैंगसेंग 3.3% के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.7% की वृद्धि में रहा। जापान का निकेई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों 0.3% बढ़कर बंद हुए। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो एशियाई बाजार में आई तेजी के अनुरूप यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त का रुख था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.8% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक में 1.3% की तेजी थी और जर्मनी का डैक्स 1.6% के उछाल पर था। इससे पहले कि अब आगे बढ़े, चीन पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जैसा आपने भी कहा, आपने शंघाई में बात की कि कार एक भी नहीं बिकी अप्रैल में। रिटेल सेल्स इनफैक्ट वहां पे 11% गिर गई। फैक्ट्री प्रोडक्शन 2.9% गिर गया। सो आर यू वरिड अबाउट दिस? आपको लगता है कि ये एक स्थायी कहें कि स्लो डाउन हो सकता है चीन में, या आपको लगता है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन? सुनो, डैमेज तो हो ही चुका है, क्योंकि कम से कम 1 परसेंटेज पॉइंट आर्थिक वृद्धि की तो घट ही गई है। ये तो एस्टिमेट बता रहे हैं। अब सवाल है कि जितना कंट्रोल होगा उससे आप रिकवर कर सकेंगे। वहां पे सपोर्ट दिया जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि वहां के सेंट्रल बैंक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और वहां पे सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट उनको मिल रहा है। We will continue with the program Market Mantra and continue to discuss this discussion with our guest Udyan Ray, but after this short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to the program Market Mantra, and let's see what happened in the U.S. markets yesterday. The U.S. stocks closed mixed yesterday. The Dow Jones Industrial Average Index added marginally by 0.1%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.4%, and the S&P 500 declined 1.2%. Udyan, at the beginning of the program, you mentioned that U.S. Fed Chairman Jerome Powell is going to make some statements tonight, along with other international economic leaders.
we all know that there is the recession in the inflation in US is at a 4 decades high, and some people are even raising the fear of recession. You think the markets there are also reacting to that? I mean, and last week we saw that in fact all the three indices have been at they had the weekly low, so to speak. So do you think the markets are also reacting to that? Yeah, there is a fear or apprehension. Somebody will say 50%, somebody saying 40%. So that R word has come into the narrative now. But there are very interesting differences from the past when rates have moved up and there have been fears of, because of course one has to concede that they're talking about a soft landing. You slow down and you softly land. It never happens like that. You never soft land, no matter how good a central bank is. No central bank has been able to do a soft landing. That's my personal opinion. However, there's some very interesting things that are happening. If you look at unemployment rates continue to fall. People still have a lot of money in their bank accounts. They're still spending, consumer spending, and we are talking about US and even UK. UK, I think the latest figures are talking about again a fall in the unemployment rate. So that is actually happening. So what probably is going to happen is the narrative, the line, the theory that I find attractive is that it will obviously happen. It will probably happen sometime towards the end of next year, when you would actually say that we are in those countries are actually in a recession. However, it may not last all that long, simply because there's a whole lot of momentum and other factors that were simply not there. The other thing one has to point out to the listeners here is this is not a situation that has got precedence in the past. You never had central banks pumping in so much of money, so much of support. So there's no template that you can follow. So therefore, people are trying their level best to figure out what might happen. And guess what? Everybody could be wrong. But there is some similarity between the situation in 2013, जब 2008 के क्राइसिस के बाद भी पैसा डाला गया था, लिक्विडिटी डाली गई थी, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, उसके बाद उसको विड्रॉ किया गया था, टेपर टैंट्रम, द फेमस टेपर टैंट्रम. तो आपको लगता है कि उसके डर से भी बहुत मॉडेस्ट कदम उठा रहा है यूएस फेड, जैसा कि जो फॉर्मर यूएस फेड चेयरमैन है बेन बर्नांके, उन्होंने एक क्रिटिसाइज भी किया है? देखिए, अब तो उनके पास चॉइस भी ना रहा, क्योंकि पहले का उन्होंने कहा था ट्रांजिएंट, मतलब धुआं की तरह आएगा, चला छट जाएगा, मतलब कोहरे की तरह. ये छटता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ये तो बैठा रहा है एक स्मॉग की तरह, दिल्ली के स्मॉग की तरह. तो वो ऐसा कुछ बन गया है. तो और अब अगर ना किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो करना तो पड़ेगा. पर अच्छी बात यह है कि वो कुछ बातें जो हैं, आप हम भारत में ही देखें, इतनी बातें हो रही, मुद्रास्फीति, ये वो, आप मोबिलिटी डेटा देखिए, लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, बाय एयर. अगर इतना ही प्रॉब्लम होता तो वो कर ही नहीं पाते. सो पर सच्चाई ये भी है कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जब एकदम से बढ़ती है, शार्पली बढ़ती है, तो उसका असर धीरे धीरे वो काटता रहता है, जूते की तरह, नए जूते की तरह काटता चला जाता है. एकदम से आपको पता चला कि जूते ने काटा है, नए जूते ने काटा है, तो उस तरीके से वो होगा और वो चुभेगा जरूर. और उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर, जैसे आप कोई पाउडर लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, वो एक तो पाउडर दो तरह के लगाने पड़ेंगे, एक मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा और एक फिस्कल पॉलिसी के द्वारा. फिस्कल ये प्रॉब्लम जो सप्लाई साइड है, जहां पे आपके पार्ट्स की प्रॉब्लम है, जहां पे आपको ईंधन की प्रॉब्लम है, उसको आप रातों रात तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा, ये टू वे मूवमेंट होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से आपके जो मांग पे असर पड़ेगा वो थोड़ा सा नीचे गिरेगा, सप्लाई तब तक एडजस्ट कर जाएगी, फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ये टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स है, ये जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में चले, पर ये आपके लिए कंपस बन जाता है. नहीं, जैसे रियल लाइफ में अगर अभी वीट एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया गया तो उसको हम एक त्वरित फिस्कल स्टेप मान सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. वो तो आपको वो एक टेम्पररी मेजर है. और भारत जबकि बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, पर नामी एक्सपोर्टर वो कभी ना रहा, क्योंकि वो हम मार्केट में घुसते हैं, वापस आ जाते हैं. तो वो सरप्लस को जब हम ऑफलोड करते हैं, वो एक्सपोर्ट्स और कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा फर्क है. बट कोई बात नहीं, ये तो हमें करना था, हमारे राष्ट्रीय हित को देखते हुए, दूसरे देश भी कर रहे हैं. और जब हमारे यहाँ पे सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगा, तब हम दोबारा से एग्रेसिवली
निर्यात चालू करेंगे. Well, we've been talking about how to, what are the ways to, deal with this inflation. So let's talk about the next news is about inflation, about in fact WPI wholesale price inflation. So WPI rose to 15.08% in the month of April this year. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, the rate of inflation is high in April, mainly due to the rise in prices of mineral oils, basic metals, crude petroleum and natural gas, food articles and food products. Udayan, 15.08%, 13th consecutive month when WPI is in 2 digits, right? And when we see the CPI figures which came out last week, 7.79, almost 7.8%, if we combine these two, and as is expected, the RBI is going to, probably announce another rate hike the next month in the June policy. But that's not the point. My point is, if we also say that the inflation in India is an imported inflation, which is happening because of the global reasons, what are the other options? What are at the policy level, what are the options before the government? What can the government do? Because just raising the rate, interest rates will not necessarily, immediately curb in the inflation. Well, I expect the government to look at the impact on the most vulnerable sections, and which the government keeps doing on a regular basis. And thankfully, we now have a digitally enabled benefit transfer system. So those leakages that used to be a huge problem in the past, people used to complain. That is not really happening in that sense. I expect the government will take cognizance of those facts, and they would probably do what is necessary, cushioning the most vulnerable people. In fact, fertilizer पे सब्सिडी बढ़ा दी गई है. वो होता चला जाएगा, आप पाएंगे, पर ये बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग नहीं होगी. It will be more like a rifle shot, sniper kind of, where ammunition को देख के किया जाएगा. And hopefully that is something. But overall, हमारे देश में अगर आप देखें, तो मुद्रास्फीति every 10-year period if you see, ये 6 से 7% ही रहा है. 2009 से अगर देखें, वो ये कभी 3 या 4% नहीं. 10-year annual inflation rate अगर 10-year periods में देखें, तो ये इतना ही रहा है. Let's move on to the commodity prices. Global crude oil prices today hit their highest in 7 weeks. Crude rose, supported by the European Union's ongoing push for a ban on Russian oil imports that would tighten supply. Investors also focused on higher demand from an easing of China's COVID lockdowns. In intraday trade, Brent crude was trading at around $114.40 per barrel, while WTI crude prices were at $114.20 per barrel. और अब चलते हैं सोने की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में जून अनुबंध वाला सोना आज 165 रुपए के उछाल से 50,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 220 रुपए की तेजी से 61,145 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,833.80 प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त के साथ $21.70 प्रति आउंस पर थी. ब्रीफली आपको क्या लगता है, क्रूड ऑयल का क्या प्राइस रहेगा और भारत के लिए कितना चिंताजनक है? देखिए, ये इसी रेंज में ही घूमता रहेगा अगर सप्लाई में कोई बाधा और नहीं आती है. आप पाएंगे कि यहीं आसपास रहेगा. बहुत ही लक अच्छा रहेगा कि अगर ये $100 के नीचे चले जाए, पर इसी की तो एक्साइज कट 2.0 की कितनी पॉसिबिलिटी है? वो तो आपको सरकार ही बता पाएंगे. बट वो ऐसे कदम जिनके बारे में आप बता रही थी, इस टाइप के कदम लेने पड़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन जी. आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines that the stock market's key indices climb more than 2.5%. Sensex closes above the 54,300 mark. Nifty settles above the 16,250 level. Rupee appreciates 26 paisa against the dollar. WPI inflation jumps to 15.08% in April, and Brent crude prices hover around $114 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, bye-bye. Namaskar. Market Mantra.